students, in chapter 3, till now we have discussed about current, direction of current, relaxation time, drift velocity, relation between drift velocity and electric field, and relation between current and drift velocity. Electric current, the flow of electric charge per unit time through a cross-sectional area is called electric current. It is a scalar or tensor quantity. नेक्स्ट था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो किन्हीं दो कोलिजन के बीच लगने वाले टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और सबके रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज को हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसको टाउ से डिनोट करते हैं। सो दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ली जाती है या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ली जाती है। Next, drift velocity, the average velocity of electron opposite direction to electric field, applied electric field, is called drift velocity. It is denoted by Vd. Relation between Vd and E, it was Vd is equal to minus small e into capital E upon m into tau. माइनस साइन शो करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। And relation between V and I, it was I equal to NeAVd. I is current, N is number of electron per unit volume of the given sample, E is charge of electron, A is cross-sectional area of that sample. इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे Vd की वैल्यू यहाँ रखने से ये इक्वेशन ऐसे आ जाती है, और E की वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू V by L, where V is applied potential across the conductor and L is the length of the conductor, और ये वैल्यू इसमें रख देने से इस तरीके का रिलेशन हम ड्राइव कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पर एक गिवन सैंपल के लिए M, L, N, E स्क्वायर टाउ A ये सब कांस्टेंट होता है और उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो इतना डिस्कशन पहले हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज the magnitude of drift velocity of electron per unit applied electric field। किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, उस कंडक्टर को किसी सेल के साथ कनेक्ट करके वी वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट करके उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हो जाती है तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं, और जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो वो मूव करने लगते हैं, ड्रिफ्ट करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से वो ड्रिफ्ट किए, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना वो ड्रिफ्ट करते हैं, दैट इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब ये मोबिलिटी डिपेंड करेगी कि वो मटेरियल का टाइप क्या है। किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया, उसका एक पर्टिकुलर सैंपल लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई, और हमने उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की। फिर उतने ही साइज और शेप का दूसरा मटेरियल लिया और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगाई। तब हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसमें दूसरी स्पीड से चलते हैं, अलग स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं। इसका मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। सो मोबिलिटी का मतलब है कि चार्ज कैरियर कैसे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, राइट। सो दिस इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd का डिनोट करते हैं, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस सैंपल में, राइट। सपोज दिस इज ए कंडक्टर, और हमने इस कंडक्टर को कुछ पर्टिकुलर इसकी लेंथ, इसका साइज कुछ a लिया, लेंथ इसकी L ली, और इसको हमने V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E सेट हो गया। अब हमने इतने ही साइज और शेप का दूसरा कंडक्टर लिया, दूसरे मटेरियल का कंडक्टर लिया, तो हम क्या देखते हैं, इसमें करंट अलग चलता है, उसमें करंट अलग चलता है। करंट क्यों चलता है, इलेक्ट्रॉन के चलने से। इलेक्ट्रॉन क्यों चला, ड्रिफ्ट किया,
एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से चलता है, जो कि रैंडम चलता है, जो करंट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, उस सैंपल के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं, जो करंट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो सैंपल बदलने से, मटेरियल बदल देने से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं, अलग अलग उनकी स्पीड हो जाती है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए उस चार्ज कैरियर की अलग अलग मोबिलिटी हो गई है, राइट। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली बात है, इसे अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं। इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये ऐसा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करना। क्यों ड्रिफ्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, इट मीन्स उस चार्ज कैरियर पर फोर्स बढ़ाएंगे। तो अगर उस पर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देने से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेशियो में बढ़ेगी उसी रेशियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, और सिमिलरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे, वी नो दैट कि वी डी की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये वी डी की वैल्यू है, पहले हम ड्राइव कर चुके हैं, माइनस और लगा होता है जो डायरेक्शन को बस दिखाने के लिए है। तो ये वैल्यू इसमें रखिए, म्यू इक्वल टू, अगर हम माइनस मान भी लें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी माइनस हट जाएगा, इनटू ई। अब देखिए ई से ई कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड ही नहीं करी, राइट। तो मोबिलिटी का आंसर क्या बना? मोबिलिटी म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। देखिए इसको, मोबिलिटी का आंसर बना है ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मटेरियल बदल देने से भी चेंज नहीं होगा। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम कंडक्टर ही रखते हैं तो वो मास भी चेंज नहीं होगा। यानी चार्ज कैरियर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो मास भी चेंज नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन है? जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे चार्ज कैरियर होल्स भी हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे आयंस भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें पूरे आयन का मास लेना पड़ता है। लेकिन हम कंडक्टर की बात करेंगे तो हम जानते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें आयंस नहीं होते हैं, एटम नहीं चलते हैं। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा होता है। तो हम कंडक्टर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। और व्हाट इज टाउ? टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर एज वेल एज टेम्परेचर पर भी। अगर हम मटेरियल को बदल देंगे तो इसका मतलब है जो मटेरियल को बदलेंगे तो मटेरियल के जो एटम हैं, हर मटेरियल के एटम का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, उनका लैटिस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से चलकर दूसरे जगह जाएगा तो बीच में एटम से वो टकराएगा। तो अगर मटेरियल कुछ अलग है तो उनके एटम टू एटम डिस्टेंस अलग होगी, तो कोलिजन अलग तरीके से होंगे। दूसरा मटेरियल लेंगे तो कोलिजन अलग तरीके से होंगे, इसलिए उनके रिलैक्सेशन टाइम में डिफरेंस होगा। मटेरियल चेंज करने से रिलैक्सेशन टाइम में डिफरेंस आएगा। तो ये मोबिलिटी डिपेंड करी किस पर? टाउ पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर भी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। सो राइट, सो ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब इसकी जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वी डी अपॉन ई। तो यूनिट की अगर बात करें, यूनिट किसकी? यूनिट मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी की यूनिट जो बनेगी वो वी डी अपॉन ई। वी डी मतलब वेलोसिटी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। तो यहाँ पर ई इक्वल टू क्यू अपॉन
सॉरी E इक्वल टू F अपॉन Q। सो F इज फोर्स, Q इज चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ये चैप्टर 1 में पढ़ा। और चैप्टर 2 में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। सो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास 2 यूनिट है, एक है न्यूटन पर कूलम और एक है वोल्ट पर मीटर। जौन सी चाहे वो सी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन सी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मोबिलिटी की यूनिट जो बनेगी वो मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर, या फिर बनेगी मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी। सो दिस इज मोबिलिटी। ओम्स लॉ के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई एक सैंपल है जो गिवन हमको सैंपल है, यानी इसकी डायमेंशन, लेंथ और एरिया चेंज नहीं हो रहे हैं और फिजिकल कंडीशन भी चेंज नहीं हो रही है। फिजिकल कंडीशन का मतलब था टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो V यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई वायर है, रेजिस्टेंस टाइप में हो सकता है, या कोई कंडक्टर है, और हमने उसको V वोल्ट की बैटरी के साथ, सेल के साथ कनेक्ट किया है, तो दिस मीन्स कि ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर अगर हम एमीटर लगाते हैं, एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी वायर है, कंडक्टर है, रजिस्टर है, उसकी डायमेंशंस चेंज नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो ओम्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज of conductor, temperature, pressure, strength remains unchanged, then applied potential is directly proportional to current। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रखी गई थी वो आई थी ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ, राइट। यहाँ पर देखिए L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ कंडक्टर, N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर सैंपल आपको गिवन है, इसका मतलब उसकी लेंथ नहीं बदल रही है, उसका एरिया नहीं बदल रहा है, राइट। लेंथ नहीं बदल रही है, एरिया नहीं बदल रहा है, और अगर उसकी फिजिकल कंडीशन भी सेम रखी जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, राइट। तो दिस इज ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR, यानी कि Y इक्वल टू mx की फॉर्म बन रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, V वर्सेस I में, तो यहां पर देखिए V इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसी ग्राफ बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ये V जैसे जैसे V बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। यानी इसको हम क्या करेंगे कि एक टैबुलेट करेंगे, वोल्टेज को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से और करंट को मेजर करेंगे एमीटर से। इसके प्रैक्टिकल भी हैं आपके सिलेबस में, तो अगर आप इसके प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग लिखेंगे और फिर करंट की रीडिंग लिखेंगे। फिर हम वोल्टेज को थोड़ा सा वेरी करेंगे, वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएंगे, करंट की फिर रीडिंग आएगी, फिर करंट की रीडिंग लिखेंगे। यानी वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज करेंगे और करंट की वैल्यू को हम लगातार उसमें लिखते रहेंगे और तब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर V इक्वल टू IR। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अगर तो इस ग्राफ का स्लोप बताएं तो स्लोप का मतलब होता है, स्लोप मीन्स tan थीटा, दिस एंगल अगर थीटा, तो कोई एक पॉइंट लीजिए, ये वाला पॉइंट, दिस वैल्यू इज सपोज V, स्लोप होगा वो tan थीटा इक्वल टू I अपॉन V,
टेन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर दिस रीडिंग इज आई, यानी ये वैल्यू करंट की लेंगे और ये वैल्यू वोल्टेज की लेंगे। सो आई अपॉन वी, यही तो होगा स्लोप, राइट। अब यहाँ पर जरा देखिए रेजिस्टेंस, अब वी अपॉन आई निकालें, अगर वी अपॉन आई, इससे देखें वी अपॉन आई इक्वल टू आर, यानी वी अपॉन आई की वैल्यू किसके होती है, रेजिस्टेंस की, पर हमने यहाँ क्या निकाला है, आई अपॉन वी। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल में होता तो क्या ये वैल्यू रेजिस्टेंस की होती। तो सपोज करिए कि मैं ग्राफ को ऐसे बनाऊं, यहाँ पर आई बनाऊं, यहाँ पर वी बनाऊं, वी इक्वल टू आई आर लिखूं, उसके लिए ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा। और अगर v को मैं y एक्सिस पर रखूं, i को x एक्सिस पर रखूं, तो ग्राफ तो तब भी हमें स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। हाँ, स्लोप में चेंज जरूर आएगा, लेकिन दिखेगा तो हमको स्ट्रेट लाइन ही, तो ये भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, this value is v, this value is I, sorry, this value is v, this value is I, so v upon I, right, और v upon I ही क्या है, रेजिस्टेंस। so very very important रिजल्ट है, यहाँ पे आ रहे हैं दो, और जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम अक्सर ये याद करके जाते हैं, या तो हम ये वाला ग्राफ याद कर लेते हैं या ये वाला याद कर लेते हैं कि v इक्वल, अक्सर हम ये याद करते हैं v इक्वल टू आई आर के इक्वेशन में ये बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आई अपॉन वी आ रहा है स्लोप, यहाँ पर स्लोप में क्या आ रहा है, वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई ही क्या है, रेजिस्टेंस। तो कभी कभी हमें ऐसे ग्राफ दिया जाता है और ये कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं, और यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है, और हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है कि आपको एक स्पेसिमेन दिया गया है और उस पर आप वोल्टेज लगा रहे हैं, बदल बदल के वोल्टेज लगा रहे हैं और बदल बदल के करंट की वैल्यू उसमें आ रही है, राइट। उसके बाद एक ग्राफ बनाया गया है, वो ग्राफ ऐसा आया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे में आपको यहाँ पर रीडिंग दी होंगी, यहाँ पर रीडिंग दी होंगी, कोई एक रीडिंग ले लेनी है और उसमें आपको v अपॉन आई की वैल्यू निकाल देनी है, और v अपॉन आई ही की वैल्यू ही रेजिस्टेंस होती है, राइट। यानी कि क्या याद रखना है कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ when current is taken on x axis gives the value of resistance। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या है, तो बताइए v अपॉन आई की वैल्यू r है, तो i अपॉन v की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन r, यानी ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ व्हेन v is taken on x axis gives reciprocal of resistance, और reciprocal of resistance को कहते हैं कंडक्टेंस, यानी कि that is कंडक्टेंस। reciprocal of resistance is called कंडक्टेंस। what is resistance? रेजिस्टेंस वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए, रेजिस्टेंस वर्ड जो बना है वो रजिस्ट मतलब रोकना। इट इज जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन इन द मोशन। जैसे 11th में फ्रिक्शन पढ़ा था कि मोशन के अपोज, रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब किसी कंडक्टर में V वोल्ट की बैटरी लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एटम्स के साथ टकराते भी हैं। जो एटम के साथ जो कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन की वजह से उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर हम बाइक से रोड पर जा रहे हों, रोड क्लीन हो, उस पर रोड पे ज़्यादा जाम ना हो तो हम आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर पॉल्यूशन और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें जाने में दिक्कत होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और इलेक्ट्रॉन ईजिली एक साइड से दूसरी साइड चला जाए, यानी उसको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर उसको रोकने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कि उसे इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। बस इसमें फ्रिक्शन ना कह के रेजिस्टेंस कहते हैं।
राइट। सो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस टू फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं, करंट, यानी करंट के फ्लो होने को रोकने वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। अब जितना फ्लो को ज़्यादा रोका जाएगा उतना ही उस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, यानी कि जो मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा इसका मतलब उसका कंडक्टेंस कम होगा। जैसे प्लास्टिक में करंट नहीं लगता, यानी उसमें चार्ज फ्लो करके नहीं आते हैं, एक तो उसमें चार्ज कैरियर होते नहीं फ्री, और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि चार्ज कैरियर को वो चलना ही नहीं देता है, यानी चार्ज कैरियर को रोका जाता है, चलना नहीं जाता, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है इसके पास, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसमें करंट नहीं चल पाता है। जबकि कंडक्टर में लाइक कॉपर, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रजिस्ट करने के लिए इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादा रजिस्ट नहीं करता, यानी कि उसका कंडक्टेंस अच्छा है। तो कॉपर का कंडक्टेंस अच्छा है जबकि प्लास्टिक का रेजिस्टेंस अच्छा है। इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, प्लास्टिक का कंडक्टेंस लो है, प्लास्टिक का कंडक्टेंस लो है जबकि कॉपर का रेजिस्टेंस लो है, राइट। एक बार फिर से, कंडक्टर का कंडक्टेंस अच्छा होना चाहिए जबकि रजिस्टर का रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। जैसे जो घरों में केबल आती है, केबल के अंदर मेटल का वायर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। प्लास्टिक इसलिए चढ़ी होती है क्योंकि अगर हम उसको टच करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो हाई पोटेंशियल पर है वो हमारी बॉडी में ना आ जाए, तो प्लास्टिक जो होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू V बाई आर। इसको हमें ज़ीरो करना है, करंट फ्लो ना करे, वायर को हम पकड़े तो हमारी बॉडी में चार्ज ना जाए, यानी करंट ज़ीरो आए, करंट बिल्कुल ना हो, तो आर को क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ही कम। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए और कंडक्टर का कंडक्टेंस अच्छा होना चाहिए। कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं और हम उससे केबल मांगते हैं, तो शॉपकीपर कहता है कि किस काम के लिए चाहिए, आपने कहा कि बल्ब जलाने के लिए चाहिए, बल्ब को जलाना है, तो वो नॉर्मल वायर दे देता है, लेकिन जब आप हीटर या आयरन की बात करते हैं तो कॉपर का वायर देना पसंद करता है। रीज़न कि कॉपर का कंडक्टेंस अच्छा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम वायर। लुक एट दिस ग्राफ, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। किसी एक मटेरियल के लिए वी आई ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर आपको ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है T1, यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर T2। ध्यान रखें, एक ही मटेरियल के लिए ऐसा किया गया है, यानी हमें एक स्पेसिमेन दिया गया है, कोई कंडक्टर दिया है, सपोज ये कंडक्टर है, और उसको हमने V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और यहाँ पर हमने एक एमीटर लगाया है। एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ करेंट, राइट, और इसको हमने वेरिएबल बनाया है। वोल्टेज को वेरिएबल करने के लिए रियोस्टेट नाम की डिवाइस होती है, रियोस्टेट नाम की डिवाइस होती है, उससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फैन जब चलाते हैं रेगुलेटर से, तो रेगुलेटर को घुमाने से वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाते हैं और फैन की स्पीड कम ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी किए और वोल्टेज को वेरी किए और एमीटर से करंट की रीडिंग लिखे, और उस समय हमने इसका टेम्परेचर रखा T1। फिर हमने वोल्टेज को फिर वेरी किया, टेम्परेचर को कर दिया T2, बाद में टेम्परेचर कर दिया T2, और फिर से हमने ग्राफ बनाया। तो T1 और T2 टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाए गए। ध्यान रहे कि जब हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज होने से भी टेम्परेचर चेंज होता है, राइट। तो T1 T2 टेम्परेचर पर दो ग्राफ बनाए गए हैं। हमें ये पूछा गया है इसमें कौन सा टेम्परेचर लोअर है, कौन सा टेम्परेचर कम है, राइट। तो देखिए, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ML NE² टाउ, ये वैल्यू हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में होगी इसका मतलब करंट कम होगा। हम जानते हैं V इक्वल टू
आई आर, सो I इक्वल टू V बाई आर, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा करंट उतना ही कम, राइट। यहाँ पर देखिए, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, मान लेते हैं इस वोल्टेज पर, इस वोल्टेज पर आप ग्राफ देखिए, इसी वोल्टेज पर, इस वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज V पर या V नॉट पर, ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी है, इतनी। और इसी वोल्टेज पर ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि करंट की वैल्यू इतनी है। यानी जब हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाया तो इस वाले ग्राफ में देखिए करंट की वैल्यू कितनी है, इतनी, यानी कि कम। और फिर उसी वोल्टेज पर ये वाला ग्राफ, यानी जब हमने इसका टेम्परेचर T1 रखा तब हमारा ग्राफ ये आया, यानी उसी वोल्टेज पर करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा आई है, यानी करंट ज़्यादा आया है। करंट ज़्यादा क्यों आया है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये मानूं कि टेम्परेचर T1 पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 था और टेम्परेचर T2 पर उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर नहीं है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देने से रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ का रेजिस्टेंस माना हमने R1, यहाँ का रेजिस्टेंस माना R2। अब देखिए इस वाले जब रेजिस्टेंस R1 है, कब है? जब टेम्परेचर T1 है। उस समय करंट कैसा है? ज़्यादा। करंट ज़्यादा कब होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। मीन्स यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि R1 जब रेजिस्टेंस होता है तो करंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब R1 को कम होना चाहिए, किससे? R2 से, राइट। R1 को कम होना चाहिए R2 से। तो मटेरियल तो सेम ही है, यानी बाकी चीजें तो सब सेम है, ये सब चीज तो सेम ही है क्योंकि सैंपल एक ही है। फिर टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा, कौन सा कम होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? इन सारी बातों पर। लेकिन हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया है, हमने उसकी डायमेंशन को चेंज नहीं किया है, हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया है। टेम्परेचर करने से रिलैक्सेशन टाइम बदला होगा। और ये जो वैल्यू इस वाले ग्राफ की है वो रेजिस्टेंस R1 है, R1 कम है क्योंकि टेम्परेचर कम रहा होगा, राइट। हमें कैसे पता चला R1 कम है? क्योंकि करंट की वैल्यू ज़्यादा है। फिर से एक बार, एक ही वोल्टेज पर करंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम तब होगा जब टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है, सिंपल सी बात। सेम वोल्टेज पर ये वाला ग्राफ कम करंट, ये वाला ग्राफ ज़्यादा करंट। ज़्यादा करंट होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम रहा होगा। ज़्यादा वोल्टेज होगा, सॉरी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब करंट कम। और कम रेजिस्टेंस तो करंट ज़्यादा। तो यहाँ पर करंट ज़्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम रहा होगा, राइट। ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि IV ग्राफ है, IV ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? ये ग्राफ IV, और आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, दिस स्लोप यानी कि tan थीटा इक्वल टू I अपॉन V, यानी कि दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कंडक्टेंस। तो किसका स्लोप ज़्यादा है? इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। ये कम एंगल है, ये एंगल ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। यानी इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब इसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। कंडक्टेंस ज़्यादा क्यों? सैंपल तो एक ही है। कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? या तो हम मटेरियल चेंज कर दें तब डिपेंड करेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी सैंपल में एक जैसा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सभी सैंपल में एक जैसा, डायमेंशन हम चेंज कर नहीं रहे किसी के। तो कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पर। इसका कंडक्टेंस ज़्यादा, यानी ये करंट को ज़्यादा कंडक्ट करा रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम रहा होगा। So T1 is less than T2. This is the answer. इसका कंडक्टेंस ज़्यादा,
इसका मतलब रेजिस्टेंस कम, क्योंकि कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, राइट। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप कम यानी कि कंडक्टेंस कम यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, राइट। सो T1 इज लेस देन T2। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में और कंपटीशन दोनों में आते हैं। रेजिस्टेंस अभी डिस्कस किया है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस को फ्लो होने से रेस्ट्रिक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। सो ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, सो R इक्वल टू V बाई I, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं वोल्टेज पर यूनिट करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम होती है, राइट। अब इसको हम जरा फील करें कि क्या है रेजिस्टेंस। तो उसके लिए इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट हो और करंट I इक्वल टू 1 एम्पियर हो, अगर ये दोनों 1 वोल्ट हो, ये 1 वोल्ट हो और ये 1 एम्पियर हो, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। इसका मतलब ये है कि सपोज हमको ये मटेरियल दिया गया और हमने इस मटेरियल में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इस सर्किट में एक एमीटर लगाया। ये सैंपल है, तो ये सैंपल हम बना लेते हैं, दिस इज ए मटेरियल, और इसको हमने V वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट किया और इसमें लगाया हमने एक एमीटर, राइट। V वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट किया। अब हम कह दिया, ये कह रहे हैं कि वोल्टेज को 1 कर दो, यानी कि 1 वोल्ट की सेल लगाओ और फिर यहाँ पर करंट मेजर करो। सपोज यहाँ पे करंट आया 0.5, तो हमने कहा नहीं, अब इसके डायमेंशंस को कुछ चेंज करिए या मटेरियल को चेंज करिए, इसको लेके आइए कितना 1। जब तक इसकी वैल्यू 1 ना आ जाए तब तक यहाँ पर चेंजेस करते रहिए। जैसे ही इसकी वैल्यू 1 आती है वैसे ही उस मटेरियल की जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे 1 ओम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज द रेजिस्टेंस विच अलाउ टू फ्लो द करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराए तब जब उसको 1 वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट किया जाए। फिर से, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहेंगे जब इस मटेरियल को 1 वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट किया जाए और ये मटेरियल इस अपने थ्रू अपने अंदर अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट चलने दे। तब ऐसे केस में इसका जो भी अपोजिशन है वो अपोजिशन 1 ओम का कहलाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस 1 ओम का कहलाएगा। अगर इसमें हम 2 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो ये 2 एम्पियर चलने दे, अगर इसमें हम 3 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो ये 3 एम्पियर चलने दे, राइट। तो ऐसे रजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ R is ml upon ne square a tau, where m is mass of electron, n is number of electron per unit volume, e is charge on electron। अब अगर हम मटेरियल चेंज कर देते हैं तो इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी? तो आंसर है मास भी चेंज नहीं होगा और ई चेंज नहीं होगा, राइट। मटेरियल चेंज कर देते हैं तो ये दोनों चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए हम मटेरियल को फिक्स कर देते हैं, यानी मटेरियल को नहीं बदल रहे हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी नहीं बदल रहे हैं। जब मटेरियल ना बदले, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ना बदले, तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं चेंज होगा और ये भी चेंज नहीं होगा। यानी R इक्वल टू m अपॉन ne स्क्वायर टाउ L अपॉन a, यही फॉर्मूला है। अब हमने मटेरियल नहीं बदला,
हम कॉपर वायर के कई तरीके के सैंपल लाए हैं। एक 1 मीटर लेंथ का है, एक 2 मीटर लेंथ का, एक क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, एक का 2 है, एक का 0.5 है, यानी उसके डायमेंशंस हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल अगर चेंज नहीं हुआ तो ये सब क्या बनेगा, कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मटेरियल चेंज हो जाए या ना हो जाए नहीं बदलेगा, लेकिन मटेरियल चेंज होने से n बदल जाता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये भी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं। तो मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तो ये सब क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। सो आर दिस कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट मांगे तो बताइए आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/a। दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L/a। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और दिस एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसको कहेंगे रो, एंड ये कांस्टेंट और कुछ नहीं है, यही है, राइट। 10th में आपने यहां से भी ये पढ़ा होगा, राइट। 10th में पढ़ा होगा आपने ओम्स लॉ, V = IR, ये पढ़ा होगा। उसके बाद आपको पढ़ाया गया होगा रेजिस्टेंस R के बारे में डेफिनेशन, और कहा गया होगा कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो जाता है अगर उसका एरिया बढ़ा देते हैं, यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और फिर दोनों को कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाई होगी और प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लगाया गया होगा और कहा गया होगा दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, यही है, यानी कि दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो रो इज रेजिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू m/n/e² टाउ। यानी इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जानते हैं, अगर हमें किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बता दी जाए तो हम उस मटेरियल से किसी भी शेप का, किसी भी लेंथ का, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का सैंपल काट लेंगे और हम उसका रेजिस्टेंस खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी उसको बनाने वाले को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम ऐसा ना करें तो हमें हर सैंपल का रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जानते हैं, राइट, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जानते हैं, तो लेंथ और एरिया से उसका रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, राइट। सो रेजिस्टिविटी को अगर यहाँ से हम डिफाइन करें, रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L। So resistivity is a property of material due to which resistance is there। रेजिस्टिविटी ही जिम्मेदार है रेजिस्टेंस बनाने के लिए। जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, और जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक भी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। लेकिन लेंथ और एरिया बदल देने से क्या रेजिस्टिविटी बदलेगी? तो देखिए रेजिस्टिविटी में m है, n है, ये है और टाउ है, यानी लेंथ और एरिया बदल देने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R = ρL/A। जितनी ज़्यादा लेंथ रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस उतना ही कम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और हम उस पर ऑयल का रेट, पेट्रोल का रेट पूछते हैं, और वो हमसे कहता है कि पेट्रोल 100 रुपीज़ पर लीटर है, राइट। अब हम अगर अपनी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो हमको 200 पे करने पड़ेंगे। 3 लीटर डलवाते हैं पेट्रोल तो 300 पे करने पड़ेंगे। 4 लीटर डलवाते हैं तो 400 पे करने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें कांस्टेंट चीज़ क्या है, कांस्टेंट चीज़ ये है कि आप 1 लीटर जब लेंगे तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यानी जो रेट है, पेट्रोल का जो रेट है वो कांस्टेंट है। अब आप अगर पेट्रोल की अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो आपको पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, फिर आप 1 लीटर लो या 2 लीटर लो या 100 लीटर लो। जितना आप ज़्यादा अमाउंट लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी कि जो अमाउंट आप ले रहे हैं उसकी डायमेंशंस पर, उसके वॉल्यूम पर, उसके डायमेंशंस पर, उसके साइज़ पर आपका अमाउंट डिपेंड कर रहा है, पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप पेट्रोल ले रहे हैं।
अब यहीं पर आप पेट्रोल की जगह पर डीजल लेंगे तो रेट भी बदल जाएगा। तो रेट इज रेजिस्टिविटी, जबकि रेजिस्टेंस वो अमाउंट है जो आप पे कर रहे हैं। अगर आपने 1 लीटर लिया है तो आपका रेट भी 100 है और आप पे भी 100 करेंगे। यानी अगर आप 1 यूनिटी रखते हैं तो देखिए, अगर हम एरिया ले लें 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ले लें 1 मीटर, तो ये वैल्यू इसमें पुट करिए, रो इक्वल टू R इंटू 1/1, यानी रो इक्वल टू R, यानी रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है। कब? जब लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 मीटर और एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो 100 रुपये तब पे करने पड़ेंगे जब रेट भी 100 हो और आप पेट्रोल भी 1 लीटर ले रहे हो, राइट। तो रेट जो है किसी अमाउंट, किसी सब्सटेंस का रेट जो है वो रेजिस्टिविटी से रिलेट करें, और जो पेमेंट आप करेंगे तो पेमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट ले रहे हैं। यानी रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने सैंपल की कितनी लेंथ ली है, कितना एरिया लिया है, इस बात पर डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल पर। यानी आप पेट्रोल लेंगे तो 100 रुपीज़ पर लीटर पे करना पड़ेगा, और अगर आप डीजल ले रहे हैं तो आपको 90 करना पड़ सकता है। तो आप जब मटेरियल बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। फिर अगर आप डीजल को 2 लीटर ले रहे हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 90 इंटू 2 यानी कि 180, तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, राइट। तो रेजिस्टिविटी बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। यानी कि अगर अगर आपने मटेरियल बदल दिया, पेट्रोल की जगह पर डीजल ले रहे हैं, तो आपको टोटल पेमेंट में भी फर्क पड़ेगा। सपोज आपने पेट्रोल लिया 2 लीटर तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 200। अब आपने डीजल लिया 2 लीटर तो कितना पे करना पड़ेगा? 180। तो पेमेंट में अंतर आया है ना। क्यों आया है? क्योंकि दोनों का रेट में अंतर है। लेकिन आप मटेरियल चेंज ना करें तो आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, तो उससे आपका टोटल अमाउंट बढ़ने से टोटल पेमेंट बढ़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर आप डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट बढ़ा देने से आप 10 लीटर लें या 20 लीटर लें, रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो कुल मिला के इस बात को समझिए कि रेजिस्टिविटी रेट है और रेजिस्टेंस अमाउंट है। अमाउंट के बढ़ा देने से रेट नहीं बदलता, लेकिन अगर रेट बदल जाए तो अमाउंट बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। वहीं पर अगर वो पेट्रोल जो आप 100 रुपीज़ में ले रहे हैं, सपोज वो कुछ दिनों बाद और महंगा हो गया और वो 120 रुपीज़ पर लीटर हो गया, तो अमाउंट वही है, मटेरियल वही है, लेकिन फिर भी बदल गया, क्योंकि अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदल गई है। सेम सैंपल है, सेम मटेरियल है, पेट्रोल पहले भी था, पेट्रोल अब भी है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदल गई है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब सराउंडिंग ने यानी गवर्नमेंट ने उसके रेट को बदल दिया है। तो जब किसी मटेरियल को बदल देते हैं तब भी आपका रेजिस्टेंस बदलेगा, या मटेरियल का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदल जाए यानी कि टेम्परेचर बदल जाए तब भी अमाउंट बदलेगा, ठीक। तो कुल मिला के नेट सेल की बात एक लाइन में सुने, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी while resistivity don't depend on resistance. Resistivity depends on type of material and atmospheric condition. If atmospheric condition changes, resistivity changes, then resistance changes. If material changes, then resistivity changes, then resistance changes, right? Unit, इसकी यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। सो रेजिस्टिविटी की यूनिट बनी ओम मीटर, राइट। रेजिस्टिविटी की यूनिट बनी ओम मीटर। आर की वैल्यू रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगी जब ए 1 हो और एल 1 हो। यानी अगर हम 1 मीटर का एक सैंपल लें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे केस में जितना रेजिस्टेंस है उतनी ही रेजिस्टिविटी है, या जितनी रेजिस्टिविटी है उतना ही रेजिस्टेंस है। ठीक वैसे जैसे 1 लीटर पेट्रोल लेने पर उसका रेट और उसका अमाउंट, पेबल अमाउंट सेम होगा, राइट। थैंक यू।